एक बड़ी हकीकत है इस दुनिया में कि वी केम विद नथिंग एंड वी विल गो विद नथिंग। हम आए थे तो कुछ नहीं पास था, जब जाएंगे तो कुछ पास नहीं होगा। आए थे तो पास नहीं था, ये तो कन्फर्म है। जब हम आए थे तो बड़ी क्रूशियल सिचुएशन थी। एक पीडियाट्रिक्स होती है मेडिकल साइंस में, जिसके अंदर बच्चों को स्टडी किया जाता है, बच्चों की हेल्थ के लिए होता है। उसमें एक सब स्पेशलिटी आई है, उसका नाम है नियोंटोलॉजी। 37 दिन का बच्चा होता है बस। तो नियोंटोलॉजिस्ट के मुताबिक जब आप पैदा हुए थे ना, तो 1 मिनट अगर आप ना रोते उसमें या आपको ऑक्सीजन ना लगती, तो सारी ज़िंदगी में आप अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी चले जाते, उसका रिवर्सल नहीं था। उसे कहते हैं एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया के अंदर ब्रेन सेल्स को इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए होती है आफ्टर बर्थ। वो नहीं अगर पहुंचेगी तो वो खत्म। 1 गोल्डन मिनट, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन मिनट ऑफ योर लाइफ। So when you took birth, that golden minute was immediately after coming out from your mother's womb. And if you have not taken breath and you didn't weep at that time, so that golden minute was lost. तो एस्फिक्सिया हो जाता है, फिर वो बच्चा जो है ना, वो नॉर्मल नहीं हो सकता कभी भी, कुछ भी कर ले वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो आप आए तो कुछ नहीं था, जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब बीच में जो कुछ कमाया फ़ायदा ही है। घर बनाया या 10 रुपये कमाए, जब था ही कुछ नहीं और जाएंगे भी बगैर उसके, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि आपको जाते हुए डोल दे दिया जाएगा, जी 2 घंटे हैं भर लो जो भरना, तो फिर ले जाना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप आए थे कुछ नहीं था और जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब जा रहे होंगे, कुछ नहीं लेके जा रहे होंगे, तब तो एक एहसास होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि उस वक्त से पहले ये एहसास पैदा कर लें कि आपने कुछ लेके नहीं जाना। और अगर उस वक्त से पहले आपने एहसास पैदा ना किया, तो दैट विल बी अ वेरी पेनफुल अवेकनिंग। Got my word? The word is painful awakening। उस वक्त फिर तकलीफ़ बड़ी हो सकती है। आप मुंह से तो कहेंगे, सुना भी है आपने और आपको इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन वो पता ही है बस, वो जो खुद पे बीतती तो पता चलता है। तो उससे पहले इस चीज़ का एहसास पैदा करें कि जो भी गोल्स मेरे थे, जितनी भी अचीवमेंट्स मेरी थी, बनाया, संवारा, सीखा, प्रोजेक्ट अकम्प्लिश किए, इकट्ठा किया, कंस्ट्रक्ट किया, लेगेसी छोड़ी, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। अगर पहले ये पता चल जाएगा ना, एहसास हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ की, तो फिर जाते हुए इतनी तकलीफ़ शायद ना हो। रिमेंबर दिस फैक्ट दैट इफ़ यू हैव मच एंड मच इन दिस वर्ल्ड, then the going will be painful. Many people, just like Hugo Chavez from Yugoslavia, he was, I think, the emperor or the head of state since 25 to 30 years. When he was dying, at that time he suffered from cancer, and 3 to 4 or 5 medical specialists who were the best in the world were on him, and he said that don't want to die, I don't want to die, but they said no, now you have to go, time is up। तो फिर जाते हुए तकलीफ़ बहुत होती है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए तो दुनिया टूट जाए फिर गम नहीं होता। जब अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा हो तो दुनिया से ताल्लुक़ के टूटने का गम नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा रिहर्स करना पड़ता अपने आप को। You have to penetrate this thought in your subconscious mind that I am here to go। ये जगह
कंफर्म पड़ाव नहीं है, ये मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक रास्ते में आने वाला सर्विस एरिया है। और इस सर्विस एरिया में जो रुक जाएगा वो नादान है। मुसाफिर अक्लमंद वो होता है जो कि अपनी हतमी मंजिल के लिए कोशिश करता है। रास्ते में रुका जाता है, शरबत वगैरह पी लिया। अभी हम रुके हैं सर्विस एरिया में, बेरे में रुके, 10-12 मिनट का स्टे किया है, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। तो वैसे भी ये स्टे तो आपका नहीं है ना, ये तो एक लंबे सफ़र का एक है। आपका पहला पड़ाव आलम अरवाह था, फिर माँ का पेट था, फिर ये दुनिया है, फिर उसके बाद कब्र होगी, फिर उसके बाद आखिरत है। दैट वाज द फाइनल स्टे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसके लिए अपने आप को रिहर्स किया करें। इसे कहते हैं अल्लाह की याद, इसे कहते हैं दुनिया से बेरग़बती। रोज़ इसके बारे में कोई ना कोई अपने आप को समझाते रहेंगे, कोई बुक पढ़ते रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। नबी पाक ने फरमाया, पहले मैंने तुम्हें मना किया था कब्रों में जाने से, लेकिन अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हारे दिलों में बेरग़बती आए। मौत को कसरत से याद करना बेरग़बती लाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर कहूँगा कि मरना तो एक दफ़ा है, लेकिन जीना तो रोज़ है। तो जीना भी सीखें। हर बंदा जी के नहीं इस दुनिया से जाता। ज़िंदा तो है, सांस तो ले रहा है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, लेकिन वो जी नहीं रहा। जीने का एक तरीका होता है। इट इज़ लाइक यू हैव ड्रीम्स, यू हैव होप्स, एंड ऑल योर ड्रीम्स यू आर परसुइंग देम vigilantly. Day and night you are making plans, you are changing your journey, you are fixing your goals, and you are aligned with the purpose of your life. मुझसे एक बंदे ने आके पूछा मेरा purpose of life क्या हो सकता है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं पहले ये बताएं। उससे कहा मैं कारोबार कर रहा हूँ। मैंने कहा इस कारोबार के अंदर purpose of life ढूंढें पहले। अगर आप ये करेंगे, काम कोई और सारा दिन आप करते हैं और फिर purpose of life किसी और जगह ढूंढते हैं, फिर ये बड़ा क्लैश हो जाता है। कैसे आप पर्पस ऑफ लाइफ को परसू कर सकेंगे। एक बंदा एक काम कर रहा है, उस काम को उसको करना आता है, उसी में ढूंढ लेना। एक टीचर है, उसको टीचिंग आती है, वो अच्छे तरह बात कर रहा है, सारा कर रहा है। अब एक वो कमाई कर रहा है टीचिंग के साथ, तो अब वो साथ ये ढूंढ ले कि मैंने टीचिंग में कुछ नीडी पीपल को पढ़ाना है, कोई ऑनलाइन पढ़ाना है, और इस तरीके से करना है, अपनी स्किल्स को बखेरना है दुनिया में। अब वो जब इस चीज़ को करेगा तो पर्पस ऑफ लाइफ उसको पता चल जाएगा। मेरा पैशन क्या है, क्या पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एक काम मुझे वो बताएं कि अगर आपको 1 रुपया भी मैं ना दूँ या दुनिया का कोई एम्प्लॉयर ना दे, फिर भी आप वो काम शौक से करेंगे, वो कौन सा काम है। लिखें, 5 काम लिख लें इस तरह के। वो काम आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, वो आपका पैशन है, वो आपका टेस्ट है। आपकी जॉब अच्छी जगह पे लगी हुई ना, वो तो आप फांसी ऐसे गए थे कि पैसे चाहिए थे। बड़ी बदतरीन जवानी वो है जिसमें नौकरी या कारोबार ना हो। बड़ी गालियाँ पड़ती, बड़ा बुरा भला सुनने को पड़ता है। वो टेस्ट, शौक, टैलेंट वो सब पीछे चला जाता है। सामने शादी, बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी होती बहनें, घर नया बनाना, गाड़ी, वो सामने जब आता है फिर टेस्ट वोस्ट नहीं रहता, फिर पैसा चाहिए सिर्फ। फिर गुड लक और गुड टाइम अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीवी और ये, तो वो तो हो गया। अब ये देखना है कि अब जब वो हो गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, नौकरी भी सही है, जॉब भी सही है, पैसे भी आ रहे हैं, तो क्या लाइफ इसी स्टीरियोटाइप अप्रोच से चलती रहेगी। इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। तो इनर सेटिस्फैक्शन उसी वक्त होती है जब इंसान अपने पैशन को कुछ ना कुछ परसू करे। नौजवानों को हम ये मशवरा नहीं देते, मैट्रिक तक किसी को हम ये नहीं इंस्ट्रक्ट करते कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाओ। देयर शुड बी नो फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज इफ़ यू think that IT is booming and my favorite subject is computers, then you are wrong, because Urdu carries the same weight, and if you are not good in Urdu you will not get good CGPA and you will not have a good aggregate. How you will get admission in good university? So there is no favorite in the initial period of your life. But when you are out from school, you are in college or you are in university, now there must be a favorite. There must be one single specialization. And that specialization
मस्ट बी योर कोर ऑब्जेक्टिव। मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में फ़ैसला किया कि इतना अरसा हो गया मैं पूरे पाकिस्तान में बयानात करता हूँ, बड़े सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ, और वो भी मुझसे जब मिल रहे होते हैं वो बड़े कैंडिडली मिल रहे होते हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रोफेशन मिल रहा हूँ, एक अकीदत का उनका रिश्ता होता है मेरे साथ। मैंने ये बात नोट की है कि हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे पूरी सक्सेस स्टोरी होती है, सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट के पीछे पूरी सक्सेस स्टोरी होती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती जो कि फौरी हुई हो। जितनी बातें मजहबी टेक्स्ट में, हिस्टोरियन से, फ़िलासफ़र से, दुनिया की तारीख़ में सक्सेस के फार्मूले पढ़े हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बाद से अब तक, हर जगह मैंने पूरे वो देखे हैं। और अगर किसी जगह पे लॉटरी निकली भी है ना तो वो टिकती नहीं है, उसको मेहनत से नहीं मिली, वो थोड़े दिनों के अंदर फ़ारग कर देता सारा पैसा। कदर तो तब इनाम की हो ना जब पूरा जर्नी हो, फिर मज़ा आता है, उसके बगैर नहीं कदर होती इनाम की। You have to travel across the whole journey. You have to face the hardships. You have to cross the hurdles, hindrances, मसाइब, अलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ ये कहा गया था कि आप चाहें तो मक्के के पहाड़ सोने के बन जाते हैं, सारे आपके साथ चलेंगे। That was a very big shortcut, very easy shortcut, allowed by Almighty Allah, कुन बस। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक दिन भूख से हूँ और एक दिन आसूदा हूँ। जिस दिन भूख से हूँ उस दिन भी तेरा शुक्र करूँ, जिस दिन आसूदा हूँ उस दिन भी तेरा शुक्र करूँ, ताकि उम्मत को प्रोसेस का तो पता चले कि प्रोसेस के साथ गुजरना है। तुम्हें तो ऐसी ऑफरें नहीं ना होंगी। फिर आप में से किसी की बेटी ऐसी है जिसके ऐसे हालात हो कि उसकी चक्की चला के हाथ में वर्म आ जाता हो? है किसी की बेटी, आपके जानने वालों में से किसी की बेटी ऐसी हो? मेरे नबी पाक की सईदा कायनात ऐसी थी। अब बताओ, मुश्क उठा उठा के गर्दन मुबारक पर निशान आ गए थे, और जब अर्ज़ की कि एक बांदी अता फरमा दें तो फरमाया कि नहीं, ये तस्बीह फ़ातिमा ले जाओ। अब सोचे कि शहज़ादी कौनैन सईदा कायनात बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बान अक़दस से तस्बीह फ़ातिमा कैसी होती होगी? क्या क्या पैटर्न दिया जा रहा है कि यार जो नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है वो रखो, नेवर वायलेट्स द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। आप नोट करके देख लें, हर बंदा फंडामेंटल्स को नहीं छोड़ता। बेसिक्स क्या है आपकी, और जब बंदा फंडामेंटल्स को ग्रैस्प करके रखता है उसका जर्नी बड़ा अच्छा खिंचता। तो मैं आपको बता रहा था, मैं सक्सेसफुल पीपल से मिलता हूँ ना, ये अपनी फील्ड में बड़े पैशनेट होते हैं। ये जब अपना कोर काम कर रहे होते हैं ना, इनकी डिवोशन बहुत ज़्यादा होती है, ये डिट्रैक्ट नहीं होते, ये उस वक्त टीच भी कर रहे होते हैं, लर्न भी कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर साहब के पास मैं ज़ेरे इलाज था, तो जब उन्होंने एक्सरे और MRI देखी तो मैं हैरान रह गया, वो कितनी दिलचस्पी के साथ MRI के अंदर ही घुस गया था। एक तो उसने MRI की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया, उसने कहा रेडियोलॉजिस्ट की अपनी ओपिनियन होगी, मैं अपनी खुद देखूंगा। अब MRI के अंदर बहुत से स्लाइसेस होते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस लगे होते हैं, उसके अंदर एक फैट्स वाली होती है, पानी तक का कतरा भी आपके जिस्म में उसका पड़ा हुआ ना, MRI ने उसको भी खोल के सामने कर देना है। फैट की एक बहुत छोटी सी लेयर भी है तो उसको उठा के उसे सामने कर देना है, और एक एक फिल्म उसकी बनी होती है, वो एक एक देख रहा था और बता रहा था ये देखो इधर ऐसा है, इतना मैं उसके मुंह को देख रहा था, इतना इंटरेस्टेड था ना वो, ये ऐसा है, इधर है, ये इधर है, ये ऐसा है, ये देखो ये थोड़ी सी लग रही है ऐसी, सुबह इधर कहा ना, अच्छा ये कोरिलेट नहीं कर रही, अच्छा ये फिर उस समझे कहा मैंने फिल्म का, मैंने इस एक्सरे का इलाज नहीं करना, मैंने तुम्हारा इलाज करना है, मैंने इस रिपोर्ट का इलाज नहीं करना जो कि तुम्हारी लिपिड प्रोफाइल की है, CBC की, मैंने तुम्हारा इलाज करना है, तो तुम अपने सिम्टम्स भी बताओ ताकि मैं कोरिलेट करूँ। आई वाज सो एंथुसियास्टिक। यही मज़ा आता है कि जिस वक्त आप यूँ बात कर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा जुबिलेंट हो जाते हैं, इन हो जाते हैं, तो आपकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द के लोग भी फिर एक्टिव हो जाते हैं। यानी एक स्टडी है कि अगर आप किसी हाई अचीवर की 25 फीट के रेडियस में बैठते हैं ना, 25 या 30 फीट के रेडियस के अंदर, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस 10% बढ़ जाती है। और अगर आप किसी फेलियर के, एक्सक्यूज़ मेकर के 25 या 30 फीट के रेडियस में बैठते हैं तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस 30% डाउन और हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी में ज़्यादा पावर है, बंदा नेगेटिव को ज़्यादा अडॉप्ट करता है, पॉजिटिविटी इतनी जल्दी से पेनिट्रेट नहीं करती। So be passionate about your work.
whatever you are working, when you come to your office or come to your workplace, there is a workplace. Each and every person is having a workplace. So when you come to a workplace, try to be passionate about it. Don't worry about the money only, worry about your reputation, worry about your experience. मेरे पास बंदा आया कर पूछता है कि जी इस तरीके से जो जॉब है मेरे टेस्ट की नहीं है, तो मैंने कहा यार टेस्ट टूस्ट कोई नहीं होता, अगर तो इसमें पैसा मिल रहा है, लर्निंग है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है, आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है और सबसे बढ़कर हलाल है, तो इट्स गुड, लेट्स डू इट। और जहाँ है वहाँ रह के काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें ना, आप लोग की जॉब, आप लोग नेस्कॉम से हैं ज़्यादातर, तो नेस्कॉम के लोग फ़ौज से रिलेटेड है, तो ये हमारे मुल्क का एक शोबा है और इस शोबे के अफराद ने इतना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इतनी प्यारी नेटवर्किंग के साथ एक आला तरीन मेयार का काम किया कि पूरी कौम को उस पर फ़ख्र हुआ। दुनिया पूरी में पाकिस्तानी जहाँ जहाँ थे उनको उस इंसिडेंट का बड़ा फ़ख्र हुआ और उस बात ने पाकिस्तानियों को ओवरऑल बड़ा बूस्ट किया। यानी पिछले दिनों कोई बंदा बाहर से आया और वो बाहर के उस मुल्क में वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के साथ इन टच है, तो कहता वो अपनी इनर मीटिंग्स के अंदर भी तारीफ़ें कर रहे थे कि समथिंग हैज़ हैपेंड, नॉट ओनली टॉक्स बट समथिंग हैज़ हैपेंड। तो जब एक शोबा अगर अपने शोबे से इतना मुखलिस होकर काम करे तो इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, तो सोचिए अगर सारे इतने मुखलिस होकर काम करें तो कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। ये मैं सफ़ा उठाता हूँ ना, बस ये सफ़ा मैं अब दोबारा ना उठाऊँ, मैंने इसको उठाया तो जो काम इसमें मैंने करना था वो मुकम्मल करके अब मैंने इसको रखा है, अब मैं इसको दोबारा ना उठाऊँ, फिर कर लूँगा, 2 लाइनें छोड़ दूँ। वो 2 लाइनें ना पूरी लाइफ पे इम्पेक्ट डालती हैं, अपना आपको ओवरऑल लेट कर देती हैं वो। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड ऑल नो। एंड जो मैंने आपको बताया ना कि सब बेसिक्स होती हैं चीज़ों की, वो याद रखिएगा। उसको जब आप वायलेट करेंगे या उसको आप तोड़ेंगे तो आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लाइफ की कुछ फंडामेंटल्स हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइफ का है कि इफ़ यू नॉट यूज़ यू विल लूज़, इफ़ यू नॉट यूज़ यू विल लूज़। इफ़ यू सी अ पर्सन who is having his hand like this with a bandage around his neck and he got a fracture and he is having the hand like hanging in front of his body, then after some time his hand will lose the strength. His hand will not be as active as before because muscles are not in use, so he may lose the strength and he will surely lose it. Now what the orthopedic surgeon will share or the rheumatologist, that dear brother, go to a physiotherapist, he will do the massage, he will instruct you the exercises so that you can get the strength back. But I am using it, I am not so much fatty or I am not having so good and dominant muscles, but if I am using it, my hand is good. So remember this formula, if you not use, you will lose. You have some talent and you are not using it, you will lose it. And you are a good Muslim, but you are not using the principles, the rules of Islam, you are not practicing them, you may lose it. You will forget that thing. You will forget how to offer prayer in a correct manner. गुर्दा 200 लीटर ब्लड दिन में फिल्टर करता है। गुर्दा ना आपका किडनी 200 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। ये 5 इंच का एक ऑर्गन है और गुर्दे के बहुत से काम हैं, सिर्फ वेस्ट नहीं फिल्टर करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन और भी बहुत से काम हैं। गुर्दा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, गुर्दा रेड ब्लड सेल्स कंट्रोल करता है, गुर्दा आपकी बोन की डेंसिटी को कंट्रोल करता है, हड्डी की डेंसिटी। गुर्दा हार्मोन्स पैदा करता है और गुर्दा, जो मैंने आपको बात की, वेस्ट को कंट्रोल करता है।
आप हैरान होंगे, मोशन लगे हो आपको और आप अनएड्रेस्ड छोड़ दें अपनी इस बीमारी को, डायरिया कहते हैं इसको, मोशन लगे हो उसको डायरिया कहते हैं। डायरिया मे बी ड्यू टू गैस्ट्रेंटाइटिस और ड्यू टू एनी अदर थिंग, बट डायरिया मीन्स दैट कॉन्स्टेंट यू आर लूजिंग वाटर, you are dehydrated. So just notice that if you are dehydrated and you are experiencing more and more stools, loose stools, watery stools, and you're not addressing it, you are not taking in ORS or you're not going for any fluid, ड्रिप नहीं लगवा रहे, तो आप किसी बड़े डॉक्टर के पास कुछ देर बाद जाएंगे ना, वो कहेगा बाकी बातें छोड़ो, पानी पुनी तो पिला देंगे, पहले RFT कराओ, इसके रीनल फंक्शन टेस्ट कराओ। तो मेरा पेशेंट बहुत करीबी था, उसका यही हुआ, मुसलसल उसको स्टूल थे, हर 15 मिनट बाद 10 मिनट में रुक ही नहीं रहे थे। हम उसको फ्लूइड लगा रहे थे, तो जब मैं बड़े डॉक्टर के पास गया, उसने कहा सब छोड़ो, पहले RFT कराओ। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा सर इसकी वजह क्या थी? कहता है यार गुर्दे को काम नहीं मिलेगा, गुर्दा काम छोड़ देगा। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ, गुर्दे का काम ही यही कि उसको पानी मिले और वो फिल्टर करे। जब उसको नहीं काम मिल रहा और निकलता ज़्यादा जा रहा है, निकलता बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप चेक करो, अगर गुर्दा ठीक है इसका तो घर जाके फ्लूइड लगवाओ, अस्पताल में ना रोको। यूज़ अदरवाइज यू विल लूज। अब आप चेक करें अभी तक आपने क्या टैलेंट इकट्ठा किया ज़िंदगी में। जाएं आप सारे इंजीनियर होंगे ना, नेस्कॉम में तो गैर इंजीनियर या वो ह्यूमन रिसोर्स का भी होगा, तो कम से कम मास्टर डिग्री तो होगा ना। तो क्या पढ़ के आए आप? आपने किस चीज़ में पढ़ा है? आपको अंग्रेज़ी पढ़नी आती है? आती है ना अंग्रेज़ी पढ़नी, आपको लिखनी भी आती है, आपको सुननी भी आती है, बोलनी आती है कि नहीं? ये क्वेश्चन है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, नस्ट है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, यहाँ के लोग फास्ट इतनी बड़ी है, यहाँ के लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि दे आर नॉट यूजिंग दिस टेक्निक, दे कैन नॉट स्पीक। With whom they will speak? Why I am speaking English? Because I used to speak English. I used to deliver speeches in English. I listen English from native speakers, then I used to speak English in front of students, in front of professionals like you. But people, they cannot connect the words in accordance with the rules of English. तो एक रूल मैंने आपको बताया, use otherwise you will lose. And second rule is, this is the rule of success. The success doesn't mean that you are doing big things. No. Success means doing small things in a big manner. जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको पढ़ के देख लें, किसी ने डैम नहीं बनाया कोई, कि किसी ने कोई मीनार पाकिस्तान की छत पे चढ़ के कुछ नहीं किया। इन्होंने यही सारे काम किए। इन्होंने हाथ मिलाया तो कुछ हट के हाथ मिलाया, मुस्कुराहट इनकी कुछ हट के थी, इनका बोलना कुछ हट के था, इनका लिसनिंग कुछ हट, ये आम से काम है। इनकी डाइट कुछ हट के थी, फिटनेस लेवल कुछ हट के था। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को तय कर लेते हैं ना कि मैंने कुछ हट के करना है, तो बड़ा फ़ायदा होगा आपको। याद रखिएगा, जादू सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में। अगर आप कहते हैं बहुत टैलेंटेड है, ये जादू नहीं है। बहुत से लोग टैलेंटेड है, मैंने फेलियर देखे हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड नाकाम देखे। अगर आप हार्ड वर्किंग की बात भी करते हैं तो याद रखें, हार्ड वर्किंग भी नाकाम हो जाती है। इंटेलिजेंट और जीनियस ये तो है ही बहुत बड़ा थ्रेट, क्योंकि इंटेलिजेंट और जीनियस मगरूर हो जाता है और वो हार्ड वर्किंग से जी चुराता है। इसीलिए हम नसीहत करते हैं कि अगर आपका कोई बच्चा ऐसा निकल आए ना, हार्ड, वो बहुत जीनियस हो, नेचुरल भी होते हैं कुछ में, ऐसी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, उसकी कभी इनकरेजमेंट ना करना, कभी ना करना, क्योंकि वो फिर अड़ जाएगा कि मैं तो बड़ा जीनियस हूँ और हार जाएगा ज़िंदगी में। एक जीनियस को रुकावट पड़ती है ना, उसको पास तरीका नहीं होता आगे बढ़ने का, क्योंकि जीनियसनेस रुकावट को नहीं हटा सकती। लेकिन एक हार्ड वर्कर को रुकावट आती है ना, उसके पास तरीका होता है कि मजीद कोशिश करके मैं निकल जाऊंगा। हार्ड वर्किंग की प्रेज है। तो वो चीज जो सीक्रेट है ना, वो कंसिस्टेंसी है। कोई भी काम हम मुसलसल करते रहेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। आपने क्या काम मुसलसल किया? आपसे वेट मैनेज नहीं हो रहा अपना, आपका BMI तबाह हो गया। व्हाट इज द सीक्रेट टू मैनेज योर वेट? कंसिस्टेंसी। मुझसे एक बंदे ने आके पूछा, जी मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कोई तरीका बताएं। अच्छा, जो मोटे हो रहे थे ना, मुझसे पूछते हैं क्या खाएं कि पतले हो। ये नई वैरायटी है,
मतलब ये समझ से बाहर है कि खा के तो मोटे हो रहे हैं। वो कहते हैं कुछ खाने के लिए चीज़ बताए, खाने से तो छोटा है। वॉक करें। अब वॉक करने का इतना नहीं होता, याद रखिएगा, ये जो इंसान का जिस्म जब भारी हो जाए ना तो वॉकिंग से उसके गोडे उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो चलता है तो उसके गोडों का वज़न पड़ता है, उसके पेट का वज़न पड़ता है गोडों पे, तो गोडे उड़ जाते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप जिस्म आपका भारी है और आपने अब उसको कम करना है, तो उसके लिए वॉक ना करें, उसके लिए साइकिलिंग करें, क्योंकि साइकिलिंग में आप नोट करें गोडों पे वज़न नहीं ना पड़ता, वो अपने तौर पे चढ़ रहे होते हैं ना, तो साइकिलिंग करें। Walking is very good. Walking is good for your hypertension. It will control your BP. It will control your diabetes. It will control your lungs. It will have a good impact on your mood. It will have a good impact on your muscles and bones. But remember, when it comes to weight loss, walking is the least prescribed thing or activity. अब रात को जाके 1200 कैलोरीज खाते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्या ख्याल है? दुम्बा कढ़ाई देसी मक्खन डाल के। अब 1200 कैलोरीज आप क्या कितनी देर में उड़ाएंगे, मुझे बताएं, कितना चल लेंगे आप? 4 एक्सरसाइजेज हैं जो कि एक्सरसाइज की फील्ड में कैलोरीज को बर्न करने बड़ी अच्छी। एक तो रोप जंपिंग है, ये अच्छी है। दूसरी साइकिलिंग है, तीसरी स्विमिंग है, और सबसे अच्छी रनिंग है। अब कितनी देर की रनिंग आपकी कैलोरीज को बर्न करेंगी, ये 3 बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, हाउ यू रन, ब्रिस्क रनिंग, how intense you run, and number 3, what is your weight now। जैसे जो टेबल मेरे पास है उसके मुताबिक अगर आपका वज़न 86 किलोग्राम है और आप 1 घंटे की बड़ी ज़्यादा वॉक करते हैं, तो आप तकरीबन 600-700 कैलोरीज बर्न करेंगे। 1 घंटे कौन चलता, मुझे बताएं, नहीं चला जाता। तो व्हेन इट कम्स टू वेट, डाइट मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अपनी ना फिटनेस का ख्याल रखें, मैं सही आपसे कह रहा हूँ, सबसे कोर एरिया ऑफ लाइफ यही है। नहीं अगर इसकी समझ में आती बात तो आए मेरे साथ इमरजेंसी चलते हैं, शिफा की इमरजेंसी जाना है, आईसीयू। जब आप उसका चक्कर लगाएंगे ना, आप कहेंगे यार जो जिंदगी में बातें मैंने इग्नोर की हुई है ना, वही तो जिंदगी है। आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या है, जो बातें मैंने ज़िंदगी में इग्नोर की हैं वही तो ज़िंदगी है। फिर आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि यार जॉब भी चली जाए, अगर ज़िंदगी है तो जॉब आ जाएगी, अगर बिज़नेस भी चला जाए, ज़िंदगी अगर है तो बिज़नेस भी आ जाएगा। थोड़ा सा फ़ख्र करें अपनी ज़िंदगी पे, अपने तौर पे फ़ख्र करें, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। वक्त बदलते देर नहीं लगती, छोटी छोटी शरियाने हैं, इधर से इधर हो जाए, सारा ख़राब हो जाता। दिल धड़क रहा है, इतना सा तो पंप है, इतना सा 4 करोड़ 20 लाख दफ़ा धड़कता है ये साल में। 25 लाख गैलन, 25 लाख लीटर खून पंप करता है। अभी धड़क रहा ना सारों का, लब डब लब डब। लब डब मेडिकल टर्म में कहते हैं, धक धक नहीं कहते, वो फिल्मों में कहते हैं लब डब लब डब। अगर ये ऐसे हो गया ना, लब डब, सिर्फ ऐसे होना है इसने, रिथमिया कहते हैं इसे। आपने डॉक्टर को कहना है लाख रुपया ले ला, सीधा करते 2 लाख ले ला, फिर 3 दिन का इंजेक्शन लगता है। वैसे बंदा बैठा होता है, इंजेक्शन 3 दिन तक लगता रहता है, फिर चेक करते हैं, फिर ना सही हो, फिर 3 दिन का इंजेक्शन लगता है, छुट्टियाँ, ऐसे होता है। पहले जब मैंने मेडिकल साइंस पढ़ना शुरू की थी थोड़ी बहुत, तो किताब में मैंने पढ़ा कि आइडियल एज ऑफ हार्ट अटैक शुड बी 60। आपको आइडियल एज ऑफ हार्ट शुड बी 60, इतना है ये। अब तो 30 साल से कम वो गिर रहे हैं। डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज हमारी लाइफ में नहीं है। मैं अगर अभी आपका गला दबा दूँ ना, अभी खड़ा हो गए, आपको 2 सेकंड में ना ऑक्सीजन की कीमत पता चल जाएगी कितनी ज़रूरी है। मैं आपको 3 घंटे पानी ना दूँ सख्त गर्मी में, आपको पानी की कीमत पता चल जाएगी। मैं आपको 8 घंटे खाना ना खिलाऊँ, आप कहेंगे खाना बड़ा ज़रूरी है। वो इसी तरह की चीज़ एक्सरसाइज भी है, लेकिन जब उसका रिजल्ट ही जल्दी आता तो हम करते नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की ना ज़िंदगी बड़ी मुतहर्रिक थी। जिहाद इज़ द एपिक्स ऑफ एक्सरसाइज। दे यूज़ टू ईट लेस, दे यूज़ टू वर्क मोर। कई ऐसी हदीस में सहाबी ने आकर कहा
कि मुझे कुछ दें। नबी पाक ने फरमाया क्या तेरे पास है? उसने बताया, हुजूर ने कहा इसको बेचा। वो 4 दिरहम या 2 दिरहम लेकर आया। हुजूर ने फरमाया इससे जा और जाके 1 दिरहम से या 2 दिरहम से अपने घर के खाने का बंदोबस्त कर ले फ़िलहाल, क्योंकि भूखा है, और 2 दिरहम से जाके वो कुल्हाड़ी का वो ब्लेड ले आ। अब कुल्हाड़ी का ब्लेड ले आए तो ब्लेड ला के उसको जोड़ा और कहा कि जाओ अब इसे काटो और 15 दिन नज़र ना मुझे आओ। 15 दिन बाद आए तो 15 दिरहम आ चुके थे। अब एक ट्रेजर आ गया था, एक चीज़ आ गई थी। तो 15 दिन क्या किया? फिर हुजूर ने फरमाया बेहतर था तेरे लिए ये काम जो मैंने तुझे बताया, इससे बेहतर तो क़यामत के साथ तेरे चेहरे पे धब्बा पड़ा होता, मांग जो रहा था। हुजूर एक्सर्शन देते थे, वर्क। और ख़ुद भी नबी पाक की हयात तय्यबा कैसी है, कितना काम था उसमें। मदीना पाक में हिजरत के बाद 2 ही काम हुए हैं, या तो जहाद हुआ या जहाद की तैयारी हुई है, और थर्ड काम क्या हुआ मुझे बताएं? दीन की तबलीग तो वो तो परमानेंट फीचर ऑफ इस्लाम है ना, वो तो बिल्ट इन एस्पेक्ट है। तो ट्रैवलिंग करना, जाना, तो अपनी इस अहमियत को समझे। मैं क्लोज़ कर रहा हूँ कि अपने पर्पज़ ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आप लिखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखने से बेहतर कोई चीज़ नहीं पाई। आपको कोई परेशानी है, आप लिखें। रात हो गई है, टेंशन ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, एक ऐसी आ गई है जो कि रूट कॉज बन के पूरा दरख्त टेंशन का खड़ी कर रही है, लिखें। आप जब लिखेंगे ना, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी लिखाई आपको सोल्यूशन देगी। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना था क्या प्रॉब्लम है, रुक जाओ लिख के लाओ। उसने कहा क्यों? कहा जब तुम लिख लोगे ना आधी हल हो जाएगी। जाओ आज ये करके देखो, लिख लो जो कुछ भी है ना दिल में, लिख लो उसको। याद है बच्चों में डायरी लिखने का रिवाज होता था। हमारी एज शायद अभी ये है बचपन में ना बड़े बूढ़े डायरी लिखते थे, यार रोज़ मैं डायरी लिखूँ। वाह, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कूल एंड काम रहता है। मतलब लिख लें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दावत इस्लामी का ये शोबा FGRF ये माशाल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और दावत इस्लामी के बहुत से शोबा जाता है। जिस ऑफिस में हम हैं, ये दावत इस्लामी का शोबा है फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। हेल्थ केयर इसमें हम देते हैं, फूड एंड राशंस है, एजुकेशन है, प्लांटेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और रिहेबिलिटेशन के इसमें काम होते हैं। आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस जगह पर रेगुलर कुछ ना कुछ सेशंस आपके होते रहें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, सीखता है इंसान, समझता है। फिर एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर कोई अगर बोल रहा हो ना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंसान अडेप्ट कर जाता है कि मैं जो कुछ भी हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट रहिएगा, प्लीज़ स्टूडेंट रहिएगा। स्टूडेंट होने से इनकार कभी ना कीजिएगा। छोटा सा बच्चा भी आया ना, उससे भी कुछ ले लें। कल मैं एक मॉल पे था फैमिली के साथ, तो एक बच्चा आया, वो सऊदी अरब से आया था। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता जी ऑनलाइन मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कहाँ तक पहुँचे हो? 11 पारे तक। साथ तो कैम्ब्रिज में O लेवल्स भी कर रहा था, और उसमें भी A's ले रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला बच्चा है जो कि हिफ्ज़ भी अच्छा कर रहा हो और रेगुलर स्टडीज़ में भी हो, क्योंकि मेरी अपनी आइडियोलॉजी यही है कि हिफ्ज़ वाला हिफ्ज़ ही करे। कुरान पाक पढ़ना आसान नहीं है, वो पढ़ लेते रहे, जल्दी ख़त्म करके फिर रेगुलर स्टडीज़ में है। बट ही वॉज़ डूइंग बोथ एंड ही वॉज़ डूइंग गुड। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो अगर आप स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाए ना, अगर आप स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाए, टीचर नमूदार हो जाता है। आप तैयार हो,